हेलो दोस्तों देखिए मेरा नाम गौतम है और आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि अरविंद का एक प्रैक्टिस सेट है। और इस अरविंद के प्रैक्टिस सेट में 21 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज़ है ये आने वाले जो वैकेंसी होंगी उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। और इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जीके और हिंदी का पोर्शन होता, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं या उसके लिए बेनिफिशियल होंगे उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक है, तो आज जो हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज की सीरीज़ में जो हम हिंदी का एक टेस्ट लेंगे या हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। और हालांकि प्रैक्टिस सेट भी नहीं होगा, वो एक सॉल्व पेपर होगा जो कि 27 जनवरी 2019 की प्रथम पाली में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आया हुआ एक सेट है। ठीक है, तो उसी का आज हिंदी का पोर्शन हम सॉल्व करेंगे और ध्यान से देखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और देखिए हिंदी का जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हिंदी का हम पोर्शन स्टार्ट करेंगे। और हिंदी के पोर्शन में सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं पहले क्वेश्चन से, यानी सामान्य हिंदी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सामान्य हिंदी में पहला क्वेश्चन है, एक छंद में कितने चरण होते हैं? एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो देखो, अगर हम बात करते छंद की कि छंद होती क्या है, यानी छंद किसको कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी वर्णमाला वगैरह होती है, वर्ण या मात्रा या यति, गति, तुक आदि जितने भी ये सब चीज़ होते हैं इनको ही छंद कहा जाता। और छंद के जो चरण होते हैं वो छंद के 4 चरण होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल आपको यही बात याद रखनी है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो छंद के प्रकारों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखना है कि एक छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। यानी मुहावरा है कि गीदड़ भभकी बीदड़ भभकी, इसका मतलब क्या होता? तो इसका मतलब होता है कि कोरी धमकी देना या झूठ मूठ का डराना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116, यानी रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? देखो, रस का जो संबंध है वो अगर बात करते किस धातु से माना जाता है, तो रस का संबंध जो है वो क्रय धातु से माना जाता है। ठीक है, किससे? क्रय धातु से। और क्रय धातु का अर्थ होता है करना। ठीक है, किसी भी काम को करना, ये क्रय धातु का अर्थ होता है। अच्छा, बात करते हैं थोड़ा इस पूरे टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक है हमारा रस। तो देखिए, रस के टॉपिक में मैं इधर आपको डिटेल में बता रहा हूँ रस किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो रस है उसके बारे में आपको जानना है। देखो, ये जो रस होते हैं, जितने भी हमारे काव्य हैं, जो भी काव्य है, तो काव्य में जो आनंद की जो आनंद होता है, यानी किसी भी काव्य को, किसी भी पंक्ति को पढ़ने या सुनने इत्यादि से जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसी को रस कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं रस के अवयव या रस के भेद कितने होते हैं, तो रस के अवयव या भेद के बारे में आपको याद रखना है, इसके 4 भेद होते हैं। और 4 जो भेद होते हैं या अवयव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसके चारों भेदों के बारे में। 4 भेद होते हैं इसके। पहला तो होता स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, और जो चौथा होता है उसको बोलते हैं संचारी भाव। ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है स्थायी भाव की संख्या 9 होती है, विभाव की संख्या 2 होती है, अनुभाव की संख्या 8 होती है और संचारी भाव की संख्या 33 होती है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इसमें संचारी भाव का बनता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है संचारी भाव की संख्या। ठीक है, तो संचारी भाव की संख्या जो है वो 33 मानी गई है। ठीक है, अगर बात करते ये जो रस है, रस की संख्या की कि रस कितने होते हैं, तो अगर बात करते रस की, तो भरत मुनि के अकॉर्डिंग, भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। और अगर बात करते अभिनंद गुप्त के अनुसार, तो अभिनंद गुप्त के अनुसार रस 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर एक सवाल और पूछा जाता है रस से कि
रस राज या रसपति, या राज या रसपति किस रस को कहा जाता है? तो आपको बात याद रखना है, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। तो आपको इतनी बात इस रस के टॉपिक से याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा है इसका मतलब, देखो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य। तो देखो आपको बताना है कि हाथी ने केला खाया, ये जो सेंटेंस है हाथी ने केला खाया, हाथी ने केला खाया, और इसका आपको क्या बताना है? कर्मवाच्य बताना है। ठीक है, कर्मवाच्य बताना है। तो इस सेंटेंस यानी हाथी ने केला खाया, इसका जो कर्मवाच्य वाक्य बनेगा वो बनेगा हाथी के द्वारा केला खाया गया, हाथी के द्वारा केला खाया गया, ये इसका कर्मवाच्य बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, हाथी के द्वारा या हाथी द्वारा केला खाया गया, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है? ठीक है, आधा रुकने का मतलब क्या हो जाता है? आधे रुकने को बोलते हैं अल्प विराम। ठीक है, क्या बोलते हैं? अल्प विराम। तो देखिए मैं कुछ आपको चिन्ह बता रहा हूँ, अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो होता है ये। ठीक है, अच्छा और अगर कुछ चिन्हों की बात कर लेते हैं हम, तो कुछ चिन्ह आपको याद रखना है। जैसे एक ये है, इसको बोलते हैं, यानी ये जो चिन्ह है ये है पूर्ण विराम का चिन्ह। ठीक है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। एक होता ये तो आप सब लोग जानते होंगे, ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है। ठीक है, इसके बाद एक चिन्ह यह आता जिसको बोलते विस्मयादि बोधक, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। एक होता है ये, इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। एक होता है ये जिसको बोलते हैं योजक चिन्ह। एक होता है ये जिसको बोलते हैं हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह। एक होता है ये जिसको बोलते हैं लाघव चिन्ह, और एक इस तरीके के आपको डॉट मिलते हैं, इसको बोलते हैं लोप चिन्ह। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो चिन्ह हैं वो आपको याद रखना है, पेपर में पूछे जाते हैं चिन्ह, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चिन्ह हैं। ठीक है, देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है आधा चिन्ह यानी अल्पविराम, और अल्पविराम जो होता है वो ये इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। यानी समास वाला हमें विकल्प पहचानता है, और समास है शब्द दिया है, सामासिक शब्द जो है वो है दशानन। तो देखिए ये जो दशानन है, इस दशानन का अर्थ होता क्या है? इस दशानन का अर्थ है 10 हैं आनंद जिसके। ठीक है, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात इसका मतलब हो गया रावण। यानी इस सामासिक शब्द ने एक तीसरे शब्द की ओर इशारा करा, इसलिए ये जो सामासिक शब्द है ये बहुव्रीहि समास कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो दशानन शब्द है ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो इसमें यही पूछा है, इसमें समास तो पूछा नहीं है, इसमें पूछा है कि इसका समास विग्रह क्या होगा। तो 10 हैं आनंद जिसके, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं समास की कर दूँ, आपको समास के बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो देखो समास के बारे में आपको याद रखना है, आपको ये तो पता होगा कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है वो समास कहलाता है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि समास के भेद कितने होते हैं। तो ध्यान रखना है, समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। और 6 भेद कौन कौन से हैं? तो समास के 6 भेद हैं, तत्पुरुष समास,
तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और एक हो जाता बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये समास होते हैं। अगर इनमें थोड़ी सी जानकारी और दूं तो ये तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास ऐसे हैं जिनमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अगर बात करते हैं द्विगु में तो द्विगु में तो उत्तर पद, मतलब इन तीनों में तो उत्तर पद प्रधान होता है। अगर बात करते हैं द्वंद्व में तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। कई बार यही सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगर बहुव्रीहि की बात करते हैं तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, और अगर बहुव्रीहि की बात करते हैं तो इसमें कोई तीसरा अर्थ जो निकलेगा वो प्रधान होता है। ठीक है, जो तीसरा अर्थ होता है वो प्रधान होता है। तो इतनी बात आपको इस समास से याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ ये अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो जो है वो, या वीडियो में जो दिया गया कंटेंट है वो कैसा आपको लगा। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस तरीके के इस प्रैक्टिस सेट को मैं कंप्लीट कराऊंगा, हिंदी को भी और इसके जीके को भी। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। यानी इस पूरे सेंटेंस के लिए जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, यानी छोड़ा ना जा सके, उसको क्या कहा जाता? तो उसको बोलते हैं नेसेसरी, यानी अनिवार्य। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनिवार्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनिखार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। देखो, इसमें शब्द दिया गया है अरुण, तो अरुण शब्द के समानार्थक शब्द बताने हैं। तो देखो, अरुण के अगर मैं बात करता हूँ तो एक तो अरुण का समानार्थक शब्द सूर्य होता है। ठीक है, एक लाल भी होता जो रेड होता, एक सिंदूर होता, सिंदूर भी अरुण का ही समानार्थक है, एक कुमकुम है, कुमकुम ये भी इसी का है। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं जो अरुण के समानार्थक शब्द हैं। तो इसलिए सूर्य, लाल, सिंदूर, कुमकुम, इनमें से सूर्य ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन जो हमारा ठीक होगा वो ऑप्शन ए ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। देखिए, अधिकरण कारक की विभक्ति बतानी है। आपको याद रखना है कि जो कारक होते हैं तो कारक की संख्या कितनी होती है, तो कारक कितने होते हैं? कारक की संख्या 8 होती है। ठीक है, और अगर बात करते हैं अधिकरण, तो आपको याद रखना है अधिकरण की जो विभक्ति होती है वो होती है में या पर। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध किया जाए वही कारक अधिकरण कारक कहलाता है, और अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है में या पर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद पूछा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, अभी बात करते हैं। पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे, और उससे पहले सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, सर्वनाम होता क्या है? तो वो शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाए, ठीक है, उसको सर्वनाम कहा जाता। सर्वनाम के जो भेद होते हैं, सर्वनाम के आपको ध्यान रखना है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और 6 भेद कौन कौन से होते हैं तो आपको ये भी याद रखना है कौन कौन से होते हैं। तो देखो, एक तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
चौथा आ जाता संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा आ जाता प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। और एक आ जाता निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो ये कुछ सर्वनाम हैं। अब अगर बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 भेद होते हैं। और 3 भेद कौन कौन से होते हैं ये आपको याद रखना है। इसमें एक तो होता उत्तम पुरुषवाचक, एक होता मध्यम पुरुषवाचक, और एक होता अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। तो ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 भाग होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो इस सवाल में हमसे यही पूछा गया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो अन्य पुरुष भी होता है, मध्य पुरुष भी होता है, उत्तम पुरुष भी होता है, लेकिन अति उत्तम पुरुष जो है ये कोई भी पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते, आगे है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। देखो ऐसा काल जो जिसमें यह बताया गया हो कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर के और जस्ट अभी अभी समाप्त हो रही हो, उसको आसन्न कहा जाता, ठीक है। यानी अभी अभी खत्म होने वाला, समाप्त होने वाला, उसको आसन्न कहा जाता है। और भूतकाल से जो शुरू हुआ वो तो आसन भूत। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आसन भूतकाल, ठीक है, आसन भूतकाल, ठीक। नेक्स्ट है 125 क्वेश्चन। और 125 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न में आपको विजिबल है नहीं है। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। यानी वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताना है कि जो वाक्य है वो किस प्रकार का इसमें ये वाक्य है, या इसमें पूछा गया है। अच्छा, क्रिया पूछी है। देखो, अनु ने देखकर निबंध लिखा, अनु ने देखकर निबंध लिखा। तो देखो, जहाँ पर भी जो क्रिया होगी और क्रिया से पहले यदि कोई अन्य क्रिया का प्रयोग कर लिया जाए, जैसे अन्य क्रिया यहाँ पर प्रयोग किया गया है कर का, ठीक है, देख कर, तो अन्य क्रिया कर का प्रयोग कर लिया गया है। तो जहाँ पर क्रिया से पूर्व किसी अन्य क्रिया का प्रयोग कर लिया जाता उसको पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। जैसे इसमें 1-2 उदाहरण आप समझ सकते हो। जैसे इसी में एक आगा सुना, एक मूल धातु है या मूल शब्द है, और यह कह सकते हो क्रिया है। तो इसमें कर अगर लगा दे तो इसमें ये बन जाता सुनकर। तो सुनकर भी जो होगा वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। या जैसे एक आता लिखा, और लिखा से बनता लिखकर, लिखा से बनता लिखकर, तो लिखकर भी जो होगा वो पूर्वकालिक क्रिया का ही उदाहरण होगा। तो जैसे अगर किसी वाक्य में देखकर, सुनकर, लिखकर ये आ जाए और उसमें पूछ ले, तो ये सब क्या होंगे, पूर्वकालिक क्रिया के ही उदाहरण होंगे, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। शब्द है प्रबंधन करता, और ये जो प्रबंधन करता है ये कैसा शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है, और इसका हमें स्त्रीलिंग बताना है, ठीक है। तो देखो, मैं कुछ शब्द आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो, मैं इधर लिख रहा हूँ पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग, और इधर लिख रहा हूँ स्त्रीलिंग, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं ये सभी के सभी शब्द, ठीक है। जैसे पहला तो यही है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रबंधन करता, ठीक है। तो इसका हो जाएगा प्रबंधन कर्त्री, प्रबंधन कर्त्री, ठीक है। इसमें कुछ और क्वेश्चन और शब्द हैं। जैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बनता महान का, तो महान का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, महती, महान का महती। एक शब्द आता विद्वान, तो विद्वान का स्त्रीलिंग बनता विदुषी, विदुषी। एक आता नेता, इसका स्त्रीलिंग शब्द बनता नेत्री, ठीक है। जहाँ भी ता शब्द आ जाए तो ता जो है वो त्री में ही बदलता है, आपको हमेशा याद रखना, ठीक है। एक है शब्द साधु, साधु का बनता साध्वी, ठीक। और एक है आपका ठाकुर, ठाकुर का बनता ठाकुराइन,
ठकुराइन, ठीक है। तो ये कुछ आपको शब्द याद रखने हैं। हालांकि अगर ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी तो हर सीरीज़ में एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाला शब्द मिलेगा, और मैं ऐसे जितने भी शब्द हैं जिसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो सारे के सारे शब्द आपको कवर करा दूंगा अगर आप बने रहेंगे साथ में तो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द कुछ, तो प्रबंधनकर्ता का प्रबंधन करती हो जाएगा, महान का महती हो जाएगा, विद्वान का विदुषी, नेता का नेत्री, साधु का साध्वी और ठाकुर का ठकुराइन, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा प्रबंधकत्री, ठीक है, कर्त्री। फिर इसमें देखो बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। देखो नेता, नेता का क्या हो जाएगा, तो नेता का नेता ही हो जाएगा। इसमें बहुवचन बताना है, नेता का बहुवचन नेता बन जाएगा। और अगर नेता का स्त्रीलिंग पूछा जाए तो अभी मैंने बताया नेता का क्या हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा, ठीक है, स्त्रीलिंग रूप। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। देखो ऋतु है, तो ऋतु का बहुवचन क्या हो जाएगा, ऋतु का बहुवचन हो जाएगा ऋतुएं, ठीक है, ऋतुएं, ये वाला कौन सा, ऋतुएं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा, ठीक है, ऋतुएं। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। यानी जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वह क्या कहलाता है। देखो इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एग्जाम्पल है, मान के चलो कि एक स्वर पहले बोला उसमें स्वर रहित, मान लो ये है, ये ठीक है, के में यदि मैंने हलंत लगा दिया तो मान के चलो इसमें कोई भी स्वर नहीं है, ठीक है। जब तक ये लिखा हुआ ना इस तरीके से, तो ये जो व्यंजन है हमारा, ये जो है ये स्वर सहित है, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने लगा दिया हलंत, तो अब ये जो है ये क्या है, ये स्वर रहित हो गया, ठीक है। तो ये तो स्वर रहित है। और ये जो मैंने श लिखा, ये इसमें क्योंकि ये तो आधा नहीं है, हलंत नहीं है, तो इसलिए ये जो है ये स्वर सहित है, ये स्वर सहित है। और यदि मैं इस स्वर रहित व्यंजन में स्वर सहित व्यंजन जोड़ दूं तो ये क्या बन जाता, आप जानते हो, ये क्षय बन जाता। और ये जो क्षय है ये क्या कहलाता है, ये संयुक्त अक्षर कहलाता है, संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन कहलाता है। और इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से जोड़ा जाता तो वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा, संयुक्त अक्षर कहलाएगा, ठीक है। तो आई बात समझ में। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है, तो संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर कहलाएगा। नेक्स्ट है कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चरित होता है। कौन सा व्यंजन नासिका, यानी कि इसमें पूछा गया है कि नासिक व्यंजन के बारे में ये कहीं ना कहीं बात कर रहा है। और आप सभी भली भांति जानते होंगे कि जो भी हमारा वर्ण होता, ठीक है, यानी जो वर्ग होता है, तो प्रत्येक वर्ग के जो पंचमाक्षर होते हैं, ठीक है, जो पंचमाक्षर होते हैं, तो वो सभी के सभी पंचमाक्षर क्या कहलाते, नासिक्य व्यंजन कहलाते, ठीक है। तो इनमें से जो पंचमाक्षर है वो पंचमाक्षर क्या है, तो इनमें से जो पंचमाक्षर आ रहा है वो कौन सा है, तो पंचमाक्षर जो है वो हमारा ये जो है पंचमाक्षर है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट है निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है, यानी निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है। देखो यह करेला कड़वा है, यह करेला कड़वा है, तो इस पे बताना। देखो अगर बात करते हैं ना हम विशेषण की, तो ये जो हमारे विशेषण होते हैं, जो विशेषण होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इधर। विशेषण क्या करता है, तो विशेषण जो है वो विशेषता बताता है, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है जो विशेषण शब्द होता है, ठीक है। और आपको बात याद रखना, ये जो विशेषण होता है इसकी कितनी अवस्थाएं होती, तो 3 अवस्थाएं इसकी होती हैं।
और तीनों अवस्थाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। 3 अवस्था कौन कौन सी होती हैं? तो एक तो होती है इसकी मूल अवस्था, ठीक है, एक तो होती है मूल अवस्था, एक होती है इसकी उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, और एक होती इसकी उत्तमावस्था। तो ये इसकी प्रमुख 3 अवस्थाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन में भी जो हमसे पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि ये जो शब्द था यह करेला कड़वा है। सेंटेंस था यह करेला कड़वा है, ठीक है। तो इसमें ये जो कड़वा है, क्योंकि विशेषण क्या है इसमें, विशेषण कड़वा है, और जो ये जो कड़वा है ये क्या है, कौन सी अवस्था है इसकी, क्या ये मूल अवस्था है या ये उत्तरावस्था है या ये उत्तम अवस्था है? तो करेला कड़वा है, ठीक है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है, ये बिल्कुल शब्द जो है वैसा का वैसा ही है, यानी मूल शब्द है। इसलिए इसमें जो अवस्था होगी वो कौन सी होगी, मूल अवस्था ही इसमें सही आंसर होगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था, मूल अवस्था इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? यदि जो गोस्वामी तुलसीदास हैं, जो मुग़ल शासक अकबर था उसके समकालीन माने जाते, तो उनके रचित महाकाव्य उनका कौन सा है? तो रामचरितमानस है, ठीक है। अगर पूछा जाए किस भाषा में है ये, तो अवधी भाषा में ये लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? देखो जो रंगभूमि उपन्यास है ये किसका है, तो आप सभी को पता होगा इसका, तो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है रंगभूमि, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? यानी जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? परिमल, नीरजा, कामायनी या अनामिका? ये भी जयशंकर प्रसाद की काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है कामायनी, और सभी को याद होगी जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? देखो ये जो क्वेश्चन है ये उस समय यानी 2019 के पेपर, जब ये यूपी पुलिस का हुआ था, क्योंकि आज जो ये सेट है ये 2019 के पेपर का है, तो उस समय ये करंट के माध्यम से पूछा गया है ना। तो खैर उस समय 2017 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो रमेश कुंतल मेघ को दिया गया था, ठीक है, रमेश कुंतल मेघ। इनकी एक कृति थी विश्व मिथक सरित सागर, विश्व मिथक सरित सागर, उसके लिए रमेश कुंतल मेघ को दिया गया। लेकिन देखो आगे आने वाले पेपर के लिए आपको मैं बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है, 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ये सबसे पहले कब दिए गए थे? 1955 में दिए गए थे, ठीक है। अच्छा, इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार में आपको 2 बातें याद रखनी हैं। एक तो पूछा जाता है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, और दूसरा पूछा जाएगा अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया, ठीक है। तो देखो हिंदी भाषा के लिए जो दिया गया है 2022 में वो बद्री नारायण को दिया गया है, बद्री नारायण। और बद्री नारायण को किसके लिए दिया गया है? तो बद्री नारायण का एक कविता संग्रह है, कविता संग्रह है, और इस कविता संग्रह का ही नाम है जिसका नाम तुमड़ी के शब्द, ठीक है। तो तुमड़ी के शब्द नामक कविता संग्रह के लिए बद्री नारायण को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगर बात करते अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी भाषा का जो दिया गया है वो अनुराधा रॉय को दिया गया है, ठीक है, अनुराधा रॉय। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अनुराधा राय को अंग्रेजी भाषा में, और इनको किसके लिए दिया गया है? तो इनका एक नॉवल है यानी उपन्यास है जिसका नाम है ऑल द विजिबल है आपको, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ये इनका एक नॉवल है, ये इनका एक उपन्यास है जिसके लिए अनुराधा राय को अंग्रेजी भाषा में 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो आपको याद रखने हैं ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के, ठीक है। हिंदी भाषा में बद्री नारायण को दिया गया इनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए,
और अनुराधा राय को ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड के लिए दिया गया अनुराधा राय को अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट देखो ये पैसेज आ गया। पैसेज जो है, अगर देखो आपको हर प्रैक्टिस सेट में पैसेज भी चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट में लिख करके बताएं, कमेंट करके बताएं कि पैसेज भी कराओ, वरना पैसेज में नहीं कराऊंगा। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो 136 से 140 तक तो पैसेज के क्वेश्चन आएंगे। उसके आगे चलते हैं 141 से। 141 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी इसमें बताना है इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो तरनी, तनुजा, तट, तमल, तमाल, तरुवर, बहुचाय। देखो तय 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 तय, तो ऐसा अलंकार जिसमें किसी भी वर्ण की आवृत्ति हो, यानी कोई वर्ण अगर बार बार आए तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता। तो आप देख रहे हो इसमें सब तय की बार बार आवृत्ति हो रही है, यानी तय की अनेक बार आवृत्ति होने के कारण इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द का सही अव्यय का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही, दिन भर वर्षा होती रही। देखो इसमें क्या होगा, इसमें संबंध बोधक अव्यय ये कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि समय का संबंध दिखाया जा रहा है, इसलिए इसमें संबंध बोधक अव्यय ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ, आप नानी के घर जाओ, इसका शुद्ध बताना है। आप नानी के घर जाइए, आप नानी घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। तो देखो इसका जो सही होगा वो यही होगा कि आप नानी के घर जाइए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल, देखो कौशल किसको बोलते हैं, यानी कौशल का जो अर्थ होता वो होता दक्षता। कौशल का जो अर्थ होता वो होता दक्षता, यानी इफ़िशियंसी। इसकी कितनी इफ़िशियंसी है, इसके अंदर कितना कौशल है, ये कितना दक्ष है, तो दक्षता इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग है, यानी इसमें उपसर्ग बताना है अवगुण शब्द में। तो उपसर्ग क्या होता, किसी भी मूल शब्द यानी किसी मूल धातु से पहले लगे हुए जो कुछ शब्दांश होते हैं उसको क्या बोलते, उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, और जो मूल शब्द के बाद में लगा हुआ होता उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो अवगुण में अव ही उपसर्ग होगा, क्योंकि मूल शब्द जो है वो गुण है, गुण से पहले लगा हुआ शब्दांश अव है, इसलिए उपसर्ग क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना। देखो प्रत्यय क्या होता है, जो मूल धातु के अंत में लगा हुआ हो। ठीक है, तो देखो लालिमा, तो लालिमा में क्या लगा हुआ है, लालिमा, इसमें लगा हुआ है प्रत्यय। टुकड़ी, ई लगा हुआ है। शक्तिमान, मान लगा हुआ है। लेकिन सफल शब्द ऐसा है जिसमें किसी भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। यानी शब्द दिया हुआ है ग्राम, और ग्राम का तद्भव बताना है। तो ग्राम का तद्भव क्या होता, ग्राम का तद्भव होता है गांव। ठीक है, गांव ये इसका एक तद्भव रूप है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। यानी बंधन का विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। यानी एक तो होता बंधन और एक होता मुक्त। ठीक है, बंधन रहित और बंधन मुक्त। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। ठीक है, सूक्ति, देखो सूक्ति का सही संधि विच्छेद करना हमें। तो सु प्लस उक्ति,
ये होगा, ठीक है। यानी ऊ और ऊ मिलकर के क्या बना देगा, बड़ा ऊ बना रहा है ये, ठीक है, बड़ा ऊ बना रहा है और इसमें दीर्घ संधि होगी तो सु उक्ति, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पृष्ठ में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा, ठीक है, धर्मात्मा, तो धर्मात्मा में क्या हो जाएगा, धर्मात्मा का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा धर्म प्लस आत्मा, ठीक है, धर्म प्लस आत्मा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो संधि का नाम होगा तो इसमें संधि होगी, इसमें भी दीर्घ संधि, ठीक है, क्योंकि ए और आ मिलकर के आ का निर्माण कर देंगे तो इसमें भी दीर्घ संधि होगी। तो दोस्तों ये जो थे हमारे वो प्रैक्टिस सेट था, ठीक है, जो 2019 में आया हुआ पेपर का हिंदी का पोर्शन हमने आज किया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को क्या करें, लाइक करें, ठीक है, दोस्तों में शेयर करें और जिसने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है, ओके, धन्यवाद।